वयम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। यह इस सीरीज का चौथा पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या है वही ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दहाई का अंक और इकाई का अंक, क्योंकि दो अंकों की संख्या दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। पिछले लेक्चर में स्पष्ट कराया गया था कि दहाई का अंक जो दहाई का अंक रहता है उसमें 10 से गुणा करते हैं तथा इकाई के अंक में 1 से गुणा करके दोनों का योगफल कर देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं वह संख्या बराबर 10x प्लस वाई। एक्स में 10 से गुणा किया गया क्योंकि ये दहाई का अंक है। y में 1 का गुणा किया गया क्योंकि ये इकाई का अंक है। तो अब 10x प्लस वाई ये वह संख्या हो गई। ठीक है, दहाई के अंक में 10 से गुणा किया था, इकाई के अंक में 1 से गुणा किया था और दोनों को जोड़ दिया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बता चुका है, फिर भी स्पष्ट करा देता हूँ। जैसे कि हमने एक संख्या ले लिया 62, तो इसे लिखा जा सकता है 60 + 2, दोनों इक्वल होंगे। मीन्स दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ 6 में 10 का गुणा किया गया है और 2 में 1 का गुणा किया गया है। ठीक है, तो वह संख्या ये हो गई 10x प्लस वाई। दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। अब यहाँ अंक x हैं और y हैं, तो इन्हें जोड़ने पर 9 आना चाहिए, ये शर्त है। तो प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई इक्वल टू 9। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है, ये द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्त के अनुसार संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है जी, तो एक तरफ हमारी मूल संख्या लिख लेते हैं। मूल संख्या मतलब जो मुख्यतः संख्या है दो अंकों की, जिस संख्या के बारे में बात की जा रही है, मूल संख्या या वह संख्या, मूल संख्या। और अंक जब पलट दिए जाएंगे तो बनेगी नई संख्या। तो अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। ठीक है, यहाँ पूरा नहीं लिखा जाएगा, नई संख्या। ये नई संख्या कैसे प्राप्त हुई है? अंकों को पलटने से। जैसे 62 है, इसके अंकों को पलट दिया जाता है तो ये 26 हो जाता है, नई संख्या हो जाती है। ठीक है, दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, हमें बराबर करना पड़ेगा क्योंकि समीकरण है, तो समीकरण के लिए आपको बराबर का चिन्ह लाना पड़ता है। ठीक है, बराबर करना पड़ता है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। नई संख्या अधिक हो गई, 27 अधिक हो गई, तो इसमें 27 की कमी कर दीजिए, तब ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो पक्ष में अधिकता होती है उसी पक्ष में घटा लिया जाता है, या फिर जिस पक्ष में कमी होती है उस पक्ष में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, ये अधिक थी इसीलिए इसमें 27 की कमी की गई। तो अब दोनों बराबर हो चुके हैं। चलिए लिख लेते हैं मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। नई संख्या क्या प्राप्त होगी? अंकों को पलटना है, y को x की जगह पे, x को y की जगह पे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 27। अब x और y दोनों को बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर लीजिए। 10x, ये वाला x पद इधर लाइए, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू माइनस 27। 10x में से एक x सब्ट्रैक्ट घटाने के बाद 9x हो गया, और ये प्लस वाई और माइनस 10y दोनों का चिन्ह असमान है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद ये आएगा 9y और यहाँ है माइनस 27। सभी पदों में 9 उभयनिष्ठ है, तो 9 से सभी को भाग दे दीजिए। 9 से इसको भाग दिया जाएगा तो x, इसको भी 9 से भाग दिया जाएगा तो y, और इसको भी 9 से भाग दिया जाएगा तो 9 त्रिकी 27 थी। ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण, पहले शर्त से पहला समीकरण प्राप्त होता है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? आपको पता है कि x और y जोड़ के 9 है, x और y घटा करके -3 है, तो
एक्स का मान प्राप्त करने के लिए पहले दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 और -3 6, 6 में से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और y का मान 6 हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं आगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए समीकरण 1 लिख लीजिए, x + y बराबर 9। समीकरण 2 है x - y बराबर -3। जोड़ना है तो चिन्हों को बदला नहीं जाएगा। ये +1x जुड़ के हो गए 2x, और ये +- y कट गए, और यहाँ 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 बचेगा। x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर 6, तो 1x बराबर 3 हो गया। x का मान 3 हो गया। आपको y का भी मान चाहिए तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो 2 में रख दीजिए, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रख देता हूँ x का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 को लिख लीजिए, x + y बराबर 9। इसमें x के जगह पर 3 लिख दिया, यहाँ y लिख दिया और यहाँ 9 लिख दिया, ठीक। y का मान हो गया 9, ये 3 दाईं तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, y बराबर 6 हो गया, ठीक है। अब हमें इकाई का अंक 6 हो गया और दहाई का अंक 3 हो गया। x माना गया था दहाई का अंक, तो ये 3 दहाई का अंक है, तब ये इकाई का अंक है। ये दहाई का अंक है तो इसमें 10 का गुणा कर दिया जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इकाई का अंक है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे 6 ही रहेगा, 30 और 6 मिलके 36, तो वह संख्या कितनी है, 36 है। इसको लिख लेते हैं, अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अतः अभिष्ट संख्या मतलब दो अंकों की संख्या पूछी गई थी, अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर 36। कैसे प्राप्त हुआ, दहाई का अंक में 10 का गुणा कर दीजिए, इकाई के अंक में 1 का गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 6 36 हो गया। देखिए शर्तों को पूरा कर रहा है। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों को जोड़िए, 3 है 6 है, दोनों जोड़ेंगे 9 आएगा। पहला शर्त संतुष्ट हो रहा है। दूसरा शर्त है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। जब अंक को पलटेंगे तो ये 63 बन जाएगा, और 63 36 से 27 अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपका हल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग को दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, माना संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। इसे ऐसे भी कथन के रूप में बोला जा सकता है, संख्या के दहाई और इकाई के अंक क्रमशः x और y हैं, ठीक है। इकाई का अंक y है। माना संख्या की दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, तब अब वह संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दहाई वाले में 10 से गुणा करेंगे, इकाई वाले में 1 से गुणा करेंगे, तो तब वह संख्या कौन सी संख्या, जिस संख्या का दहाई का अंक x है तो 10x हो गया। इकाई का अंक y है तो उसमें 1 का गुणा करेंगे y में, और ये संख्या हो गई 10x + y। अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। अच्छा, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, ये 3 गुना है, मतलब वो 10 है तो ये 30 है। अब बराबर तो नहीं है ना 10 30, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से स्पष्ट करा दूं आपको, कहा गया है ये 3 गुना है, दहाई का अंक 3 गुना है। मान लीजिए ये 30 है तो वो 10 होगा, तभी ना 10 का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है तो इसमें भी 3 का गुणा किया जाएगा, तभी दोनों बराबर होंगे। और बराबर करना पड़ता है क्योंकि समीकरण यानी समीकरण में समता का चिन्ह आना चाहिए, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये x बराबर 3y हो गया, x बराबर 3y। 3y को पक्षांतरण कर लीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे हम लोग। x की जगह पर 3y पुट कर सकते हैं, जैसा जरूरत सुविधाजनक लगेगा वैसा कर लिया जाएगा। ये समीकरण 1 रहेगा। द्वितीय शर्त के अनुसार देख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या आपका क्या है,
10x प्लस वाई है, संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, इसमें से 54 घटा दिया जाएगा तो अंक पलट जाएंगे। अंक पलट जाएंगे मतलब 10 x की जगह पर y आ जाएगा, y की जगह पर x आ जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगी संख्या। ठीक है जी, संख्या में से 54 घटाया जाएगा तो अंक पलट जाएंगे, मतलब ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो जिसके अंक पलटे रहेंगे इसकी तुलना में। चलिए हल कर लेते हैं, x और y वाले पद एक तरफ कर लें। ठीक है, तो 10x, ये x वाला पद यहाँ आया तो -x प्लस वाई, 10y वाला इधर पद आया तो क्या हो गया -10y, -54 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करिए +54, 10x में से एक x घटा दिया गया 9x, और ये एक y है माइनस, तो ये -9y होगा घटाने पर, और यहाँ हो गया 54, ये रहेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी 9 से सभी पदों को भाग दे दीजिए क्योंकि सभी 9 से विभाज्य हो जाएंगे, तो 9 से विभाजित करने पर ये x हो गया, इसको 9 से विभाजित करने पर y हो गया, इसको 9 से विभाजित करने पर 6 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है जी, इसको, और अब यहाँ x की जगह पर 3y हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से ना, तो इसको समीकरण 1 समीकरण 1 ये हो गया, और ये रहेगा समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3y प्रतिस्थापित करने पर, ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, जिनको विलोपन विधि से हल करना वो x को यहीं रखेंगे, 3y को इस तरफ पक्षांतरण कर लेंगे, फिर गुणांक बराबर करके वो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, यहाँ समीकरण 2 में x का ये मान रख देना है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, समीकरण 2 में तीन वाई प्रतिस्थापित करने पर कहना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 2 को लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 6, x के प्लेस पर 3y प्रतिस्थापित कर दीजिए, ये y हो गया, ये 6 हो गया, 3y में से एक y घटा दिया गया तो 2y हो गया बराबर 6 हो गया, 2y मिलकर 6 है तो एक y का मान कितना होगा 3 होगा। ऐसे समझ लीजिए, 2 यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त हो गया। तो x का मान प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ रख देना चाहिए, समीकरण 1 में मान रख देना चाहिए y का, तो लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में x इक्वल टू 3y, ये है समीकरण 1। x को हस्तक्षेप नहीं करना है, बराबर को भी नहीं, 3 को भी नहीं, लेकिन y की जगह पर y का मान 3 रख देना है, तो x का मान कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग की संख्या प्राप्त हो गई, क्यों, क्योंकि दहाई का अंक 9 मिल गया और इकाई का अंक 3 मिल गया, तो अभिष्ट संख्या या वह संख्या जो पूछा गया था वो प्राप्त हो गया, लिखेंगे हम लोग। अतः अभिष्ट संख्या या वह 2 अंकी संख्या, 2 अंकों की वह संख्या, 2 अंकों की वह संख्या बराबर, दहाई का अंक 9 है जी, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, इकाई का अंक 3, अब ये देख लीजिए इकाई का अंक दहाई का अंक सेट हो गया ना, तो ये 93 आ गया संख्या। दूसरे तरीके से समझेंगे कि दहाई का अंक 9 था तो इसमें 10 का गुणा हुआ है 90, और इसमें 1 का गुणा हुआ है 3 एकम 3, 90 और 3 मिलकर 93 बनेंगे। ठीक है, जो लोग ऐसे सीधे समझ सकते हैं कि इकाई का अंक यहाँ होता है दहाई का अंक यहाँ होता है, तो दहाई के नीचे 9 लिख दिया, क्योंकि 1 से दहाई का अंक था और उसका मान 9 है, इकाई का अंक 3 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ निश्चित संख्या में छात्रों, ये क्वेश्चन थोड़ा इसके, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने रहें जिसमें 2 प्रकार की वस्तुएं हों, तो एक प्रकार की वस्तु के मूल्य को 1 रुपये मान लीजिए और दूसरे प्रकार की वस्तु के मूल्य को y रुपये मान लीजिए। ठीक है, चलिए मान के दिखाता हूँ। 4 कुर्सियों का मूल्य, 7 मेजों का मूल्य, यहाँ 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य है, तो आप मान लीजिए एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये है। ठीक है, माना एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये है। और कुछ लोग इसे शॉर्ट में एक ही लाइन में बोल देंगे, माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्रमशः 1 रुपये तथा y रुपये है, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर 1 रुपये, ठीक है, रुपये आगे ये सिंबल आगे लिखा जाता है, तथा दूसरी कुर्सी नहीं भाई, ये देखिए तदु हो गया,
तथा इसे कर लेना है, तथा एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब क्या करना है, 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये। प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि 4 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य 1 यक्स है, 2 कुर्सी का 2 यक्स होगा, 3 कुर्सी का 3 यक्स होगा, 4 कुर्सी का मूल्य 4 एक्स हो जाएगा। और 7 मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपये है तो 7 मेज का मूल्य 7y हो जाएगा। एक मेज का मूल्य 1y, 2 मेज का मूल्य 2y, 3 मेज का मूल्य 3y, इसी तरह 7 मेज का मूल्य 7y हो जाएगा। और कुर्सी और मेज दोनों के मूल्य को जोड़ करके आपको देना है, कितना है वो, 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य 360 रुपये, 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य 360 रुपये। ये समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में कहा गया है 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य 1 यक्स है तो 6 कुर्सी का मूल्य 6 यक्स हो जाएगा, तथा मतलब जोड़ना है कितने मेजों के मूल्य को भी, एक मेज का मूल्य तथा 10 मेजों का मूल्य, एक मेज का मूल्य 1y है तो 10 मेज का मूल्य 10y हो जाएगा। और देखिए 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य मिला करके 520 रुपये है, 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य जोड़ करके कितना होगा, 520 रुपये होगा। ये रहेगा समीकरण नंबर 2। अब इन्हें विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। क्या करना होता है, गुणांक को बराबर करना होता है। गुणांक कैसे बराबर होंगे, यहाँ x का गुणांक 4 है, x का गुणांक 6 है, तो 24 दोनों का एलसीएम आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे, ये 24 बनेगा, और इसको 24 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए जब ऐसी संख्याएं मिले आपको तो आप लसा निकाल लीजिए, और लसा में जो संख्या आएगी इस संख्या को भी लसा के बराबर करना है, इस संख्या को भी लसा के बराबर करना है। ठीक है, जैसे लसा नहीं सॉरी इसका लसा 12 आएगा तो 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 बन जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं, तो एक साथ लिख देते हैं। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा किया जाएगा, सभी पदों में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 12x, इस पद में 3 से गुणा करेंगे 3 साते 21y, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 360 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 तियाँ 108 होता है, और एक शून्य लिख देंगे हम। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है, 6x में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20y, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 52 दूना 104 और एक शून्य हो जाएगा। या फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं 520 है तो 5 दूना 1000, 20 दूना 40, 1040 हो जाएगा। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 से गुणा करिए, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। ठीक है, चलिए अब इन दोनों समीकरणों को क्या किया जाए, इन दोनों समीकरणों में गुणांक बराबर हो गया तो अब इन्हें या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 12x है 12x है, दोनों का चिन्ह समान है, असमान बनाया जाएगा तभी ये कटेंगे। असमान कब होता है, जब नीचे के चिन्हों को बदला जाता है, नीचे के चिन्ह को बदला जा रहा है मतलब ये घटाया जा रहा है, तो लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण 3 रहेगा और ये समीकरण 4 रहेगा, और यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 - 4 से। ठीक है, चलिए ये कैंसिल हो गए, और 21y में से 20y घट गया तो 1y बचा, केवल 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल y लिख दिया जाता है। 1080 में से 1040 घटेगा तो 40 बचेगा। ठीक है, तो y का मान 40 आ गया। y का मान 40 आने का मतलब एक कुर्सी का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपये, तो एक मेज का मूल्य 40 रुपये आ गया। ठीक है, अब कुर्सी का मूल्य पता करना है, x का पता करना है, तो ये y का मान किसी एक समीकरण में रख दिया जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान। ठीक है, तो लिखते हैं जल्दी से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 40 रखने पर, समीकरण 1 को मैं लिख लिया, 4x + 7y बराबर 360, इसमें y की जगह पर 40 लिखना है तो 7 × 40 y की जगह पर, बाकी के पदों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 4x के नीचे 4x, 360 के नीचे 360, ये 4x रहेगा, ये गुणा कर लेंगे 280 बराबर 360, 4x हो गया 360 हो गया, 280 घटा दिया जाएगा, 4x बराबर 80, 360 में से 80 घटाने पर 80 आएगा, फिर x बराबर 80 बटे 4, ये गुणा में है दूसरे पक्ष में भाग हो जाता है, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, x का मान 20 आ गया और y का मान 40 आ गया। ठीक है, तो अब हमें कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य प्राप्त हो गया। अब लिख देंगे
अतः लाइन वो होती है जो चीज़ पूछा गया, आपसे पूछा गया एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग बताइए, तो एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य, यहाँ अतः में वही लाइन लिखनी थी जो हम लोग माने रहते हैं, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये माने है ना। तो अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है 20 रुपये, तथा एक मेज का मूल्य एक मेज का मूल्य y रुपये है। अब y का मान 40 आ चुका है, ठीक है। तो एक कुर्सी का मूल्य, एक मेज का मूल्य पूछा गया तो वो ज्ञात हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें छात्रों की संख्या पूछी गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया ना कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए गए। हो सकता है वो 30 छात्र रहे हों, तो 30 में 300 बांटेंगे तो 10-10 सेब मिल जाएगा ना, लेकिन हर वो निश्चित हैं, या तो 30 ही होंगे या 25 ही होंगे या 20 होंगे, जो भी है निश्चित संख्या है। अनिश्चित नहीं है कि 4 लोग घट गए, 5 लोग घट गए, ये वाले में अनिश्चित संख्या है, यहाँ निश्चित संख्या है। चलिए वो निश्चित संख्या क्या है नहीं पता हम लोगों को, हम लोग मान लेते हैं माना छात्रों की संख्या x है, माना छात्रों की संख्या x है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बताई गई है कि उन्हें वितरित किया जा रहा है, तो उन्हें माना छात्रों की संख्या x है तथा प्रत्येक को मिलने वाले सेब की संख्या y है। कहा जा रहा है समान रूप से मिल रहा है, मतलब एक को 10 मिल रहा है सेब तो दूसरे को भी 10, तीसरे को भी 10 और चौथे को भी 10, हर को बराबर बराबर मिल रहा है। तो मान लिया x लड़के हैं और प्रत्येक लड़के को y 5 ठो चाहे 6 ठो y सेब मिल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं माना छात्रों की संख्या बराबर x, ये संख्या है तो यहाँ कोई मात्रक नहीं रहेगा। दूसरा सेबों की संख्या, प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या, एक को कितना मिल रहा है, मतलब 10 मिल रहा है तो सभी को 10-10 मिलेगा। तो हमें तो पता ही नहीं संख्या, तो हम लोग y मान लेते हैं। मान लिया कि प्रत्येक को y सेब मिल रहे हैं, तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या, प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या ये y है, ठीक है। ये भी संख्या ही, तो यहाँ भी कोई मात्रक नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग प्रथम शर्त के अनुसार लिखते हैं कि 300 सेब वितरित किए गए, मतलब कि 100 लोग थे और y सेब दिया गया, तो कुल सेब कितने हो गए 300 सेब हो गए। तो पहला x गुणे y बराबर 300 है। ये कैसे है मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए 20 लोग होंगे और प्रत्येक को 10 सेब मिलेगा, तो कुल सेब कितने बांटे जाएंगे, 200 सेब बँट जाएंगे ना। या ऐसे समझिए किसी व्यक्ति के पास 200 सेब हैं और वो 10-10 सेब दे तो कितने लोग को बांट सकता है, 20 लोगों को बांट सकता है ना। तो ये लोगों की संख्या हो गई, मतलब 20 लोग रहेंगे या 20 छात्र रहेंगे, तो हर एक को 10-10 छात्र देना, 10-10 सेब दिया जाएगा। तो सेब कुल कितने खर्च होंगे या कितने बँट जाएंगे, 200 बँट जाएंगे। यहाँ क्या किया गया है, छात्रों की संख्या में गुणा किया गया, किससे, एक को कितना मिल रहा है 10-10 मिल रहा है, 10 से गुणा करेंगे। यदि 20 को 11-11 दिया गया होता तो हम लोग 20 को किससे गुणा करते, 11 से गुणा करते। उसी तरह यहाँ x लड़के हैं और प्रत्येक को y सेब दिया गया, तो x में y का गुणा कर दिया गया और कुल गुणनफल कितना आएगा, कुल सेब की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में यदि 10 छात्र और आ जाएं, अब छात्र की संख्या यदि आए नहीं है निश्चित है, लेकिन रखा गया है कि 10 और आ गए होते तो सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती, क्योंकि सेब तो उतने ही है, लेकिन एक को जो मिल रहा था पहले 10-10, वो हो सकता है 9-9 भी मिलता, ठीक है। हाँ यहीं पे समझ लीजिए कि ये 200 है। अब यहाँ पे 20 लोग की जगह 40 लोग रहते तो एक को तो 5 ही न मिल पाता, तभी तो 200 होता। तो सेब फिक्स है यानी 300 ही है। तो दूसरी बार भी सेबों की संख्या 300 ही है। अब ये सेबों की संख्या कैसे निकलेगी, छात्रों की संख्या गुणे कुल कितने, एक छात्र को कितना मिल रहा है। तो यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है, एक छात्र, 10 छात्र और आ जाते, मतलब छात्र पहले 1 से थे, 10 छात्र और हो गए, इतने छात्र हो गए तो सेब की संख्या में कितनी हो जाती, कमी हो जाती, मतलब एक को जो y सेब मिल रहा था अब y-1 सेब मिलेगा, ठीक है। और फिर ये गुणा करने पर 300 सेब हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ समझ में आया होगा।
20 छात्र रहेंगे तो 10-10 सेब मिलेगा, और यदि 40 छात्र हो जाएंगे तो 5-5 सेब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं जब ये संख्या बढ़ रही है, छात्र बढ़ेंगे तो सेबों की संख्या घट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो निश्चित है। अच्छा, प्रत्येक को मिलने वाला सेब घट जाएगा, इसीलिए यहाँ 10 छात्र बढ़ गए हैं, तो इसीलिए प्रत्येक को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो गई है। अब चलिए ये गुणा कर लेते हैं। ये x का दोनों में गुणा किया जाएगा, फिर 10 का भी दोनों में गुणा किया जाएगा, मतलब y में भी 1 में भी। चलिए x का गुणा y में करेंगे, फिर x का गुणा -1 में करेंगे, या एक लाइन और बढ़ा दें आप लोग के आसान करने के लिए, y -1, x का गुणा दोनों में कर दिया, फिर प्लस 10 का गुणा भी दोनों में कर दिया, और ये 300 है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। x का y में गुणा करेंगे, x का 1 में गुणा करेंगे, कोष्ठक के बाहर जो संख्या रहती है उसका गुणा अंदर वाले दोनों पदों में बारी बारी से कर दिया जाता है। x का गुणा y में करेंगे तो xy होगा, x का गुणा -1 में करेंगे तो -x रहेगा, मतलब x का गुणा 1 में करने से 1 सही रहता है, कोई भी संख्या का 1 में गुणा करने से वही संख्या प्राप्त होती है। 10 का गुणा y में होगा तो ये 10y हो जाएगा, 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 एकम 10 हो जाएगा, ये 300 हो गए। अब चलिए एक्स वाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की जगह पर 300 लिख सकते हैं ना, ये गुणे का चिन्ह हट जाएगा, छिपा जाता है, तो एक्स वाई बराबर 300 हो जाएगा, तो यहाँ 300 लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स लिख लीजिए, और प्लस 10y भी लिख लीजिए, और -10 को उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो ये 300 प्लस 10 हो गए। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, -x प्लस 10y बराबर 310 दिखाई दे रहा है यहाँ तक। हाँ चलिए, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको, हाँ ये -x प्लस 10y बराबर 310 हो गया, और यहाँ xy बराबर 300 है, तो इसमें x के बराबर 300/y लिख सकते हैं हम लोग, 300/y कर देंगे, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलिए इसे द्विघात समीकरण से ही हल कर, मतलब द्विघात समीकरण ये बन रहा है ना। कैसे अब द्विघात समीकरण बनेगा, ये y को बट्टे में कर लीजिए, x का मान क्या होगा 300/y, 300/y, y बटे में आ जाएगा, तो x की जगह पर 300/y लिखा जाएगा, -x है तो -x की जगह पर -300/y प्लस 10y बराबर 310। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बोला था एक भिन्न रहे और एक पूर्णांक रहे, तो भिन्न को जैसे का वैसे लिख लीजिए। ठीक है, प्लस साइन रहेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस, और ये हर का सामने वाले में गुणा कर देंगे, y का 10y में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 310 हो गया, बराबर 310। अब क्या करेंगे, y का इधर गुणा कर दिया जाएगा, -300 प्लस 10y स्क्वायर बराबर 310y। ये क्वेश्चन 2022 के AX सेट में पूछा गया है। हाँ, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर 0 घात वाला पद, तो यहाँ 10y स्क्वायर लिखा जाएगा, 10y स्क्वायर, 310 को इस तरफ पक्षांतरण कर लीजिए, -310y -300 इक्वल टू 0। सभी पदों में 10 उभयनिष्ठ है जी, 10 से काट दीजिए, 10 से इसको, 10 से इसको, 10 से इसको काट दीजिए, 10 से काटने पर 10 से भाग दे दीजिए सभी को, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ आएगा 31, 310 को 10 से भाग देंगे तो 31 आएगा, 300 को 10 से भाग देंगे तो 30 आएगा, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब दो संख्या ढूंढनी है कि उनका गुणा करने पर 30 और उनको घटाने पर 31 आ जाए, ये तो संभव नहीं है, 29 होना चाहिए था, या यहाँ 31 होना चाहिए था, कुछ एरर हो गया, तो चलिए रीचेक कर लेते हैं हम लोग। छात्रों की संख्या x है, मिलने वाले सेबों की संख्या y है, तो x में y का गुणा करने पर 300, ये पहला समीकरण सही है। दूसरा, यदि 10 छात्र और आ जाते तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों में 1 की कमी हो जाती, छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हुई है, इसमें 1 की कमी हो जाएगी। x का गुणा y -1 में किया जाएगा, 10 का गुणा यहाँ किया जाएगा, xy -x प्लस 10y -10 इक्वल टू 300। एक्स वाई की जगह पर हम लोग 300 लिख लिए हैं। ठीक है, -x है प्लस 10y है, 300 है, -10 यहाँ पक्षांतरण कर दिया गया, प्लस 10 हो गया, तो ये 310 हो गया, 300 -x प्लस 10y। अब 300 जब पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो -300 होगा। क्या किया गया फिर नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा इस 300 को हमने पक्षांतरण नहीं किया है क्या, हाँ देखिए ये भूल गए भाई, ये 300 इधर आएगा, ये 300 इस तरफ आएगा, तो यहीं पे हमें लिखना था -300 अगली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा,
ये रॉन्ग हो गया, -x + 10y, -x + 10y = 310 में से 10 घटा दीजिए तो 10 हो गया। ठीक है, अब -x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर 300/y, y को पक्षांतरण कर लीजिए। ठीक है, y को पक्षांतरण कर लीजिए, y को पक्षांतरण कर लेंगे। अच्छा, हमें x का ही मान ज्ञात करना है तो चलिए y को ही हटा देते हैं। y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की जगह पर लिख सकते हैं 300/x। तो मैंने क्या लिखा, -x रहने दिया, इसको भी रहने दिया, 10 भी रहने दिया। y की जगह पर क्या लिख दिया भाई, 300/10, y की जगह पर 300/x बराबर रहेगा 10। अब ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -x हो गया, फिर प्लस 300/x ही होगा ना ये, हाँ 300/x होगा y की जगह पर। तो 3000/x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब फिर से ये एक भिन्न हो गया, एक पूर्णांक हो गया, इसको हम लोग हल कर लेंगे। 3000/x और ये प्लस साइन रहेगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, यक्स का यक्स में गुणा होगा तो x² होगा और बराबर 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में बट्टे में, पूरे के बट्टे में x है, दूसरे पक्ष में भेज दीजिए, ये गुणा हो जाएगा, -x² + 3000 बराबर 10x। पक्षांतरण कर लेते हैं 10x को इस पक्ष में, -x² - 10x + 3000 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब x² वाले पद के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए, इसके साथ प्लस होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों में माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो x², माइनस वाले पद प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे जब माइनस से गुणा किया जाता है। तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, 10x ये माइनस हो जाएगा और 0 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसके चिन्ह में। चलिए अब क्या करेंगे, अब दो संख्या ढूंढनी है कि उनका गुणा करने पर 3000 और उनको घटाने पर क्या आ जाए जी, 10 आ जाए। तो वो 60-50 हम कितना होता है, 3000 और 60-50 को घटाते हैं तो 10 आता है। चलिए लिख लेते हैं, दो संख्या मिल गई हमें 60 और 50। तो x² के नीचे x² -3000 के नीचे 3000 बराबर के नीचे मतलब ये मध्य पद को दो भाग में हमें विभक्त करना है। प्रथम पद को कॉपी करिए, अंतिम पद को कॉपी करिए, मध्य पद की जगह पर दो पद आएंगे। कौन कौन पद आएंगे, 60x और 50x। ठीक है, घटा करके लाना था क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो यहाँ घटा के लाना है। दोनों पदों को एक ब्रैकेट में, दूसरे दोनों को एक ब्रैकेट में। अब ये गुणनखंड करना हम सिखाऊंगा आपको द्विघात समीकरण में। ठीक है, वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा तो उसको वहाँ पे मैं इसको डिटेल में गुणनखंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये प्रश्न वहीं का था लेकिन यहाँ लिख दिया गया तो चलिए यहीं पर सॉल्व कर दिया। ये दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, x² + 60x एक ब्रैकेट में, और यहाँ से इन दोनों में से एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो 50x + 3000 बराबर 0। ये 6 अंक का क्वेश्चन है, 2022 की एक सेट में हुआ है। इन दोनों में x को कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लिएगा तो क्या बचा, x + 60। इन दोनों में से 50 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x + 60 = 0। ये ध्यान रखिए कि यहाँ ब्रैकेट में x + 60 आया तो पक्का यहाँ भी ब्रैकेट में x + 60 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ x आएगा तो यहाँ पता हो गया कि x में से क्या एक्स्ट्रा है तो वो 50 है, 50 ही निकलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो नेक्स्ट वाले वहाँ मैं बताऊँगा अच्छे से डिटेल में द्विघात समीकरण को हल करना। चलिए अब एक कोष्ठक में x + 60 है, यहाँ भी x + 60 है, तो जो कोष्ठक के अंदर है x + 60 वो कोष्ठक में रहता है, लेकिन जो कोष्ठक के बाहर रहते हैं वो दूसरे कोष्ठक में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर ये +60 जाएगा उधर तो -60 आएगा, और x बराबर -50 उधर जाएगा तो +50 आएगा, तो x बराबर 50। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में समझिए कि x के साथ +60 है तो x के बराबर -60 आएगा, x के बराबर -50 है तो इसका उत्तर आएगा प्लस, मतलब -7 के माइनस साइन के साथ है तो प्लस आएगा और प्लस साइन के साथ है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो x का मान -60, मतलब अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई, -60 या तो 50। तो माइनस में कभी भी संख्याएं नहीं होती हैं, मतलब किसी व्यक्ति की संख्या, किसी वस्तु की संख्या माइनस में नहीं होती है, वो धनात्मक ही होती है। इस वजह से ये अमान्य हो जाएगा और ये मान्य हो जाएगा। यहाँ कोष्ठक में अमान्य लिखना था, नीचे अब स्पेस नहीं है, लिख सकता हूँ। तो अब ये -60 के सामने हम लोग अमान्य लिखेंगे कोष्ठक में और इसको मान्य लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का उत्तर आ गया। छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। छात्रों की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब 50 है। अतः छात्रों की संख्या जो शुरुआत में माना जाता है ना वही अतः में लिखा जाता है, क्योंकि वही तो पूछा गया है, छात्रों की संख्या। अतः छात्रों की संख्या बराबर
50। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। 50 छात्र थे। कुछ निश्चित संख्या के छात्रों को 300 सेब समान रूप से वितरित किए गए, मतलब 50 लोग थे तो 6-6 सेब दिया गया था। दूसरे कंडीशन में 10 छात्र बढ़ गए थे तो 60 हो गए, इसलिए 5-5 मिल गया, मतलब कि 6 में से 1 कम हो गया था। 6-6 मिलने के बजाय 5-5 मिल गया, उसी को यहाँ कहा गया सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। ये स्पेस मिसयूज हो जाने के कारण इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई में 1 मीटर कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2025 के बीजेट में पूछा हुआ ये 6 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। क्या पूछा गया? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल पता है आप लोगों को, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सबसे पहले मैं आपको एक आयत का चित्र बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आयत इस तरह की आकृति होती है, एक चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, ये सभी कोण 90 अंश के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला होता है। ये लंबी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं और इनको लंबाई कहता है। ये कम लंबी भुजाएं चौड़ाई कहलाती हैं और ये भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब यदि इसकी चौड़ाई आप बी मान लें, बी मान लीजिए चलिए, या फिर एक्स वाई ही मानने की आदत है तो हम लोग इसको लंबाई को एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई को वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल ये भी द्विघात समीकरण में ही सॉल्व होता क्वेश्चन। चलिए यहीं पे कर दे रहा हूँ। अब इसको मान लिया जाएगा, माना आयत की लंबाई x है तथा आयत की चौड़ाई y है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ता है। लंबाई और चौड़ाई हमें पता होना चाहिए, यदि नहीं दिया गया तो लंबाई और चौड़ाई को मान लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए। तो मान लेंगे पहले हम लोग लंबाई है क्या, तभी तो हम लोग घटा पाएंगे या बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मानना पड़ेगा हम लोगों को। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पता है तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करके आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तब आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये माना हुआ नहीं बात है, माना हूँ ये दोनों, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई हो प्राप्त हो गई तब इनका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, इसके अंदर का जो क्षेत्र है उसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिया जाता है। लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है, तो x गुणे y मतलब x y हो जाएगा। चलिए अब आते हैं शर्त कंडीशन पे। आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार ये 6 अंक का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है और समझाना अच्छे से है, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। प्रथम शर्त में कहा गया आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लंबाई x थी, अभी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी गई, तो लंबाई पहले x था, 2 मीटर वृद्धि करने के बाद ये x + 2 हो गया। चौड़ाई, चौड़ाई 2 मीटर कमी कर दी गई, चौड़ाई y था, 2 मीटर की कमी कर दिया गया तो y - 2 हो गया। ठीक है, ये लंबाई हो गया, नई लंबाई और नई चौड़ाई गुणा कर दिए लंबाई चौड़ाई का, तो ये नया क्षेत्रफल आ रहा है। और ये क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो गया। जो ये क्षेत्रफल आया ना वो 28 मीटर स्क्वायर कम है, किससे, पुराना क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल मतलब मूल क्षेत्रफल जो है वो XY है, और ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई यहाँ भी है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन यहाँ लंबाई नई वाली है, चौड़ाई भी नई वाली है, तो क्षेत्रफल भी नया वाला आया है। ये नया वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 28 मीटर स्क्वायर कम है, ये कम है तो इसमें भी कमी कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर हमें करना पड़ेगा दोनों क्षेत्रफल को, तभी समीकरण बनेगा। समीकरण में समता का चिन्ह आना चाहिए, यानी बराबर का चिन्ह आना चाहिए। चलिए गुणा कर लेते हैं भाई। x का दोनों पदों में किया जाता है, फिर 2 का भी दोनों पदों में किया जाता है। तो x का गुणा हमें दोनों में करना है, तो हम कोष्टक के बाहर y - 2 के बाहर x लिख दिए, x का गुणा दोनों में होगा। फिर +2 का गुणा भी दोनों में किया जाएगा, +2 y - 2, और यहाँ xy - 28 रहेगा। ये सजातीय पद नहीं है तो ये घटाए नहीं जा सकते हैं, इन्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए x में y का गुणा कर लेते हैं,
तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स में -2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, 2 का वाई में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y, +2 का -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा करने से माइनस, 2 का 2 में गुणा करने से 4 हो गया। फिर ये हो गया XY -28। अब देखिए ये प्लस एक्स वाई है, ये भी प्लस एक्स वाई है, ये प्लस एक्स वाई यहाँ आएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए ना जी। तो अब क्या बचा, -2x बचा, -2x। आप समझ रहे होंगे ये काटा नहीं जाता, मतलब काट दे रहे हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो ये साफ सुथरा दिखने के लिए आप इन्हें समझ लेंगे कि ये कट गए। तो बच्चा क्या, -2x + 2y, -2x + 2y -4, -2x + 2y -4, और दूसरे पक्ष में है -28। ये ध्यान से लिखा कीजिए आप लोग। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ से एक स्टेप मिस होने की वजह से कई स्टेप गलत हो गए थे। अब क्या करेंगे, अब कर लेते हैं कि -4 को भी उधर पक्षांतरण कर लेते हैं, संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। -2x + 2y और -28 है, -4 इधर आया तो +4 हो गया, -2x + 2y = -24 हो जाएगा। अब दो सभी पदों में देखिए दो गुणनखंड के रूप में है, यहाँ भी 2 गुणे है, यहाँ भी 2 गुणे है, और यहाँ 2 गुणे 12 है, तो सभी को 2 से भाग दे दिया जाएगा। 2 से भाग दिया जाएगा तो ये आएगा -x, इसको भी 2 से भाग देंगे तो y, इसको भी 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन फिर से कहा गया कि यदि लंबाई में 1 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा ना। हाँ, अब जो ये क्षेत्रफल है एक्स वाई, इससे अब वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कब, जब लंबाई 1 से ना लेकर के लंबाई में एक की कमी यानी x - 1 लेना पड़ेगा। तो द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार पुनः आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। क्यों, यदि लंबाई में 1 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मीटर कमी की जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल नया हो गया, इसीलिए घट या बढ़ जा रहा है। तो नया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। नई लंबाई क्या हुई, लंबाई में 1 मीटर की कमी, मतलब जो लंबाई थी ना उसमें 1 की कमी करने से नई लंबाई बन रही है x - 1। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई दूसरी क्या हो गई, लंबाई में 1 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। चौड़ाई y थी, उसमें 2 का वृद्धि कर दिया गया तो y + 2 हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये नया क्षेत्रफल हो गया। नया क्षेत्रफल वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। अब ये जो पुराना क्षेत्रफल है उससे, पुराना क्षेत्रफल एक्स वाई है उससे 33 मीटर स्क्वायर ये ज़्यादा हो गया। क्षेत्रफल है ये, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, तो ये क्षेत्रफल इससे 33 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा हो गया तो इसको भी ज़्यादा कर दीजिए, मतलब 33 अधिक कर दीजिए। अब दोनों बराबर हो गए, मतलब ऐसे समझिए कि ये 83 है तो वो 50 है, तभी ना ये 33 ज़्यादा है। ये 50, ये 83 है, ये 33 ज़्यादा है, तो इसमें भी 33 ऐड कर देंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी इसी के जैसे हम लोग हल कर लेते हैं। अब थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा तो इस वजह से हम क्या करें, थोड़ा शॉर्टकट कर लें क्या, नहीं चलिए शॉर्टकट नहीं करते हैं, एक्स का गुणा दोनों में कर लेते हैं, फिर -1 का गुणा भी दोनों में कर लेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई हो जाएगा प्लस 33 हो जाएगा। अब एक्स का गुणा कर भी लीजिए, एक्स का गुणा वाई में हुआ तो कितना हुआ एक्स वाई, एक्स का गुणा 2 में हुआ तो 2x, -1 का गुणा वाई में हुआ तो -y, -1 का गुणा 2 में हुआ तो -2, और ये हुआ आपका एक्स वाई प्लस 33। यहाँ फिर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा 2x -y -2 बराबर 33। एक्स वाई से एक्स वाई कट चुका है। ठीक है, इसको छोड़ने के बाद ये तीनों, इसको छोड़ने के बाद ये 33 बच गया। ये -2 को पक्षांतरण करिए, 2x -y, 33 वहाँ -2 इधर है तो +2 हो गया। अब 2x -y बराबर 35 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल किया जाएगा। विलोपन विधि में किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। एक्स का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन y का गुणांक बराबर है, 1y है, यहाँ भी 1y है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग अब सीधे जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि +y है -y एक दूसरे से कट सकते हैं ना, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 को लिख लिया जाएगा -x + y बराबर -12। समीकरण 2 को लिखा जाएगा 2x -y बराबर 35। चलिए जोड़ना है तो नीचे वाले पदों का चिन्ह नहीं बदला जाएगा, +y -y कट गए, -x और +2x क्या होगा, घटाया जाएगा ना, असमान चिन्ह रहते हैं तो घटाए जाते हैं। 2x में से 1x घट गया तो 1x बचा, 35 में से 12 घट गया तो 23 हो गया, मतलब x का मान 23 आ गया। x था क्या, लंबाई था, लंबाई 23 मीटर हो गई ना। अब चौड़ाई y चाहिए तो y कैसे प्राप्त होता है, जब x का मान आ जाता है तो
या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखते हैं तो y का मान प्राप्त हो जाता है। इसमें रख देते हैं x का मान तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसके नीचे की जो चीज़ है वो उधर हम कर दे रहा हूँ, या फिर यहीं अभी कर ले रहा हूँ ना, यहाँ कर ले रहा हूँ फिर इधर करूँगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक है -x + y बराबर -12। अब -x के जगह पर आपको लिखना है 23 + y बराबर -12। -23 को उधर भेजिए, -23 उस तरफ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, y बचेगा। y बराबर -12 + 23, y बराबर, अब यह समान चिन्ह घटा दिया जाएगा तो 11 हो गया। y बराबर 11 मतलब चौड़ाई 11 मीटर हो गई। ठीक है जी, तो अब अतः करके हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई, ये आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है ना, देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया, कहाँ है एक्स का मान, ये रहा ना। एक्स का मान 23 है, वाई का मान 11 है। तो 23 गुणे 11 गुणा कर लिया जाएगा, 230, 23 जोड़ गया 253। मात्रक का, हाँ इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। क्षेत्रफल का मात्रक जो भी मात्रक रहता है लंबाई चौड़ाई का उसका स्क्वायर हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर रहेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर रहेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डेकामीटर दोनों रहेंगे तो डेकामीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है सेम, ये 2020 के एमएक्स सेट में आया हुआ है। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसे क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को भी मैं हल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों को फिर से अपने से भी आप लोगों को हल करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल ही आपसे मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है या क्षेत्रफल पूछी जाएगी, तब भी आपको लंबाई चौड़ाई ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गई या मान लिया हम, तब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तब आयत का क्षेत्रफल, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा आप लोगों ने, क्षेत्रफल ज्ञात किया गया था लंबाई गुणे चौड़ाई करके। ठीक है, तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई हमने कर दिया। ठीक है ना, और ये मात्रक इसका क्या होता है, यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल का मात्रक। चलिए अब प्रथम शर्तानुसार और द्वितीय शर्तानुसार हम लोग करेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया है, प्रथम शर्त के अनुसार कहा गया है लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। चलिए कर लेते हैं भाई, लंबाई में 2 मीटर की कमी है, x में 2 की कमी कर दीजिए, लंबाई x है, 2 की कमी करनी है तो -2। चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करनी है तो y में 2 की वृद्धि कर दीजिए, +2 कर दीजिए। बीच में गुणे का चिन्ह है, ये नई लंबाई नई चौड़ाई का गुणा करेंगे तब नया क्षेत्रफल आएगा। क्या हुआ है इसके बाद कर दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल जो नया क्षेत्रफल आया है ना, ये 10 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। किससे बढ़ गया, पुराना क्षेत्रफल एक्स वाई था, जब लंबाई एक्स थी वाई थी तो क्षेत्रफल एक्स वाई, लेकिन लंबाई को आपने 2 मीटर कम कर दिया, चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिया, तो अब नया क्षेत्रफल हो गया। अब ये क्षेत्रफल क्या है, वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। अब ये क्षेत्रफल 10 मीटर ज़्यादा हो गया, तो इसको भी +10 कर दीजिए, तब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 10 ज़्यादा होने का मतलब यदि 100 ये रहा था तो अभी 110 हो गया, उसको भी 110 बनाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। चलिए हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, x का गुणा दोनों में करना पड़ेगा, 2 का गुणा भी दोनों में करना पड़ेगा। तो x का गुणा y +2 में किया जाएगा, -2 का गुणा y +2 में किया जाएगा। अब ये हो गया x y +10। x का गुणा कर लेते हैं, x का गुणा y में करने पर x y, x का गुणा 2 में करने पर 2x, -2 का गुणा y में करने पर 2y, -2 का गुणा +2 में करने पर -4 हो गया। अब हो गया x y +10, एक्स वाई और एक्स वाई से कट गए, क्या बच गए, 2x - 2y -4 बराबर 10, 2x - 2y बराबर 10 + 4, 2x - 2y बराबर 14। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब सभी को 2 से भाग दे दीजिए, सभी पदों को 2 से भाग देने पर, इसको 2 से भाग देंगे तो ये x होगा, इसको भी 2 से भाग देंगे तो y होगा, इसको भी 2 से भाग देंगे तो 7 होगा। समीकरण नंबर 1। जब सभी पदों में समान गुणनखंड उपस्थित हो तो उसको काट के छोटा कर लीजिए। ये छोटा रहता है तो फिर हम लोगों को गुणांक बराबर करने में आसानी रहती है, विलोपन विधि से हल करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रथम शर्त के अनुसार ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब लंबाई में क्या वृद्धि कमी की गई है, तो द्वितीय शर्तानुसार ये दिख तो रहा होगा, द्वितीय शर्तानुसार। चलिए ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे द्वितीय शर्तानुसार में पढ़ेंगे। यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, लंबाई x है, 2 मीटर की वृद्धि कर दीजिए तो x + 2 हो गया। चौड़ाई y है, 3 मीटर की कमी कर दीजिए, y में 3 मीटर की कमी कर दिया गया। अब ये लंबाई है, चौड़ाई बीच में गुणा, लंबाई चौड़ाई गुणा कर दिया तो ये क्षेत्रफल आ गया, नया क्षेत्रफल आ गया। कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ये जो क्षेत्रफल आया है ना, वो पुराने क्षेत्रफल से 45 कम है। अब ये कम है तो क्या करेंगे, बराबर उसके करना है तो उसको भी कम कर देंगे। ठीक है, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि ये कम है उसमें कमी करिए, यदि ये बढ़ा हुआ है तो उसमें भी वृद्धि कर दीजिए ना, बस यही करना होता है। चलिए x का गुणा दोनों में कर लेते हैं, x का गुणा y में करेंगे, x का गुणा दोनों पदों में y में 3 में हमने लिख दिया ना। फिर +2 का गुणा भी दोनों में करना, +2 का गुणा भी y में और 3 में कर लिया जाएगा। यहाँ रहेगा आपका xy - 45। ये देखिए 6 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से इसको करिएगा, ये श्योर आता है 2025 में, ये आ चुका है और कई बार हमने इस सेटों का एनालिसिस करते वक्त देखा कि 2025 के क्वेश्चन 2026 में आने की पूरी संभावना रहती है। कुछ क्वेश्चन तो यहीं से 2025 के ही 7 सेट में से कुछ क्वेश्चन तो मिल जाते हैं और बाकी के क्वेश्चन पिछले ईयर के और भी क्वेश्चन जो हैं उनसे आते हैं। मैंने इसीलिए ये सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है कि यदि ये सीरीज़ आप लोग पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और सभी प्रश्न हल करने सीख जाते हैं तो आपका स्कोर 70 आउट ऑफ 70 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपको डेडिकेशन, समर्पण के साथ जुड़ना पड़ेगा और क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जा रहा है यहाँ से पिछले ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। ठीक है, और सिलेबस के ही क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा। अभी जो बुकों में आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत से टॉपिक अभी भी हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उस बुक में पुरानी होने की वजह से अभी है, तो इसलिए आप लोगों को मैं लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। मैंने लेटेस्ट सिलेबस व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पर से भी देख सकते हैं लेटेस्ट सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी तो हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया हुआ है और जो टॉपिक नहीं है उस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ। जैसे कि अब ये नाव वाला क्वेश्चन होगा कि एक लड़की है, 15 मिनट में जाती है धारा की दिशा में, फिर 2 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 1-2 मीटर लौटती है, तो ये वाला क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है, क्योंकि ये ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ये बटे में आती हैं x और y, फिर इनको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब रैखिक समीकरण पहले से ही बना बनाया रहेगा, आपको कन्वर्ट नहीं करना है कि बटे में जो है x y उनको कन्वर्ट करिए पहले रैखिक समीकरण में फिर हल करिए। ठीक है, तो इसलिए उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। x का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy, x का -3 में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये हो गया xy -45 हो गया। अब क्या करेंगे, अब कर लेते हैं xy से xy ये कट जाएगा, बचेगा -3x + 2y बराबर, इस तरफ -45 है और -6 को इधर ले आया तो मैंने +6 हो गया। -3x + 2y = -39। ये रहेगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। दोनों जगह पे x का गुणांक समान नहीं है, न तो y का गुणांक समान है। कैसे समान होगा, बराबर कैसे होगा, इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा ना, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, तो 2x + -2y, 2x - 2y और इक्वल टू कितना हो गया जी, 14 हो गया। ठीक है, ये रहेगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ भी y का गुणांक 2 है, तो ये दोनों
को हम लोग अब जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब गुणांक बराबर हो जाता है तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो अब देख लेते हैं चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ क्या कंडीशन बन रहा है, यहाँ +2y है, यहाँ -2y है, तो ये यहाँ पे जोड़ने से ही कट जाएंगे ये लोग, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही चिन्ह बदला हुआ है, तो ये कट जाएंगे ना। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 -3 से, समीकरण 2 -3 से, समीकरण 2 + 3 से। समीकरण 2 को लिख लीजिए, -3x + 2y बराबर -39। समीकरण 3 को लिख लीजिए, 2x - 2y बराबर 14। अब ये हम लोग क्या करेंगे, -3x है +2x है तो ये घट जाएंगे, 3x में से 2x घटा 1x आया, चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे माइनस, और ये +2y -2y कट गए, और इधर क्या बचा -39 में, और ये +14 है, दोनों ही असमान चिन्ह वाले हैं, घटाए जाएंगे, 39 में से 14 घट गया तो 25 आया, चिन्ह माइनस का। -x बराबर -25, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर लीजिए, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, x बराबर 25 हो गया। x मतलब लंबाई आपकी आ गई, और क्या पूछा गया, लंबाई पूछा गया, चौड़ाई भी पूछा गया है, x का मान आ गया। y का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 में मान को रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में भी रखने से आएगा, समीकरण 3 में भी रखने आया, लेकिन सुविधा किस में रहेगा या फिर ईजी किस में है, इसमें है रखने से ना। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 को मैंने लिख लिया, x - y बराबर 7, इसमें x की जगह पर 25 लिख लीजिए, -y बराबर 7। अब यहाँ देख लीजिए 25 में से क्या घटाएंगे कि 7 आएगा, 25 में से 18 घटाओगे भाई, इसका मतलब y का मान कितना है, 18 है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग ना, ऐसे सोच सकते हो। देखो 25 में से y घटाने पर 7 आया, तो ऐसे आप समझो 25 में से क्या घटाया गया है कि 7 आया है, 25 में से 18 घटाया गया 7 आया, मतलब y का मान 18 है। ठीक है, तो x का मान 25, y का मान 18। अब आपका आ गया लंबाई और चौड़ाई, अब लिख लेंगे, अतः किसकी लंबाई है ये, आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई बराबर x मीटर था, अब x मीटर की वैल्यू आ गई 25 मीटर। दूसरी, आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई वो y था, और वो कितना आ गया, 18 मीटर आ गया। अब ये हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ये मान लेंगे, माना पिता की उम्र x वर्ष है, पुत्र की उम्र y वर्ष है। ऐसे क्वेश्चन को, उम्र वाले क्वेश्चन को यदि 2 लोगों का है तो x y वाले मेथड से यानी इस विधि से कर सकते हैं। माना पिता की उम्र, जिसका पूछा गया मान, दोनों की वर्तमान उम्र पूछा गया, दोनों की वर्तमान उम्र मान लीजिए। माना पिता का वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त में कहा गया पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, मतलब ये 2 चर वाले समीकरण से ही करना है हमें। तो चलिए प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार लिख लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार चलिए, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी। देखिए इधर पिता का हमने उम्र लिख दिया, पिता का उम्र या पिता की उम्र, इधर पुत्र का उम्र लिख दिया हमने, पुत्र की उम्र। कहा गया ना पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, ये 7 गुनी है, मतलब वो 10 रहेगा तो ये 70 रहेगा, 10 7 70, ये 7 गुना कहा जाता है। 10 रहेगा तो ये 70 रहेगा। अच्छा ये बताइए 70 और 10 बराबर हैं, नहीं है, समीकरण बनाना है तो बराबर करना पड़ेगा। अब ये 70 है, वो 10 हैं, 70 किस लिए हैं, 7 गुना होने की वजह से, तो इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, 10 है ना, 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 70, तो बराबर करना पड़ता है आप लोगों को। यदि ये 7 गुना है तो इसमें भी 7 का गुणा कर देने से बराबर हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं, पिता की उम्र के नीचे x लिखूंगा, 7 के नीचे 7, और गुणे के नीचे गुणे, पुत्र की उम्र के नीचे क्या लिख दूंगा, ये वर्तमान उम्र यहाँ पे है y हो गया। ठीक है, पुत्र का y है तो पुत्र के नीचे y लिख दिया।
अब x बराबर हो गया 7y, ये रहेगा समीकरण नंबर 1। प्रतिस्थापन से भी इसको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका समीकरण नंबर 1। चलिए, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, अब इन दोनों लोगों का 2-2 वर्ष पहले की उम्र अब लिखेंगे ना, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार 2 वर्ष पूर्व, मतलब पिता की उम्र लिखेंगे, इधर पुत्र की उम्र लिखेंगे, लेकिन 2 वर्ष पूर्व लिखेंगे ना। तो मैं ना लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होना हो जा सकता है आप लोगों को। चलिए लिख लेता हूँ, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, पिता की अब वर्तमान उम्र नहीं रही, 2 वर्ष पहले की उम्र है, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। फिर यहाँ 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है ना, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र। चलिए, ये दोनों बराबर नहीं हैं। क्या कहा गया, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों का 2-2 वर्ष पूर्व लिख लिया। अब ये 13 गुना थे, तो इसमें 13 का गुणा कर देंगे, तब दोनों क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं। अब पिता की वर्तमान में उम्र x है, तो 2 साल पहले x माइनस 2 रहे होंगे। जैसे आपका इस समय वर्तमान में उम्र 14 वर्ष है, तो 2 साल पहले आप 12 के रहे होंगे। किसी का वर्तमान उम्र 18 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले वो 16 का रहा होगा। तो इसी तरह इनका वर्तमान में उम्र x वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले ये x माइनस 2 वर्ष के रहे होंगे। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले ये y माइनस 2 के रहे होंगे, ठीक है। और इसमें 13 का गुणा करना। कोष्ठक क्यों लगाया, क्योंकि पूरे उम्र में गुणा करना है, ये पूरे में ना। तो अब ये 2 भाग से बना हुआ है, तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, या 2 पद से बना हुआ है, दोनों पद में गुणा करना पड़ेगा। अब ये x माइनस 2 को मैंने लिख लिया, 13 का गुणा y में भी करेंगे, 13 का गुणा 2 में भी करेंगे, 13 का गुणा y में हुआ तो 13y हो गया, ये 13 है। और फिर 13 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब x हो गया, 13y को इस तरफ पक्षांतरण कर लीजिए, ये -26 हो गया, -2 इधर आया तो क्या हो गया जी, +2 हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 13y बराबर -24। नेक्स्ट उधर सॉल्व कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करें, सीधे प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। x बराबर 7y यहाँ रख दीजिए ना। तो समीकरण 2 में x बराबर 7y प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 7y प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 2 को मैं लिख दिया, x(y) माइनस 13y बराबर -24। समीकरण 2 को लिख दिया। यहाँ x की जगह पर 7y प्रतिस्थापित करना है, यहाँ लिख दीजिए 7y माइनस 13y बराबर -24। अब ये देखिए 7y है, ये 13y है, दोनों y वाले हैं, ये घटा दिए जाएंगे। यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है, वो माइनस चिन्ह के साथ है, असमान चिन्ह इसलिए घटाया जा रहा है। 13y में से 7y घट गया तो क्या हो गया जी, 6y, माइनस चिन्ह रहता है, -24। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, 6y बराबर 24। दोनों तरफ एक एक पद ही हो और माइनस चिन्ह हो तब कटता है, माइनस माइनस से ना। या ऐसे मैंने बताया हुआ है कि माइनस से दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, तो माइनस का यहाँ गुणा किए तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस से गुणा किए तो ये भी प्लस हो गया। 6y बराबर 24, 6y बराबर 24, तो 1y बराबर 24, 6 बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया जी, 4 हो गया, ठीक है। y का मान आ गया तो x का मान यहाँ रखने से आ जाएगा। तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 7y है, x बराबर 7 गुणे y की जगह पर 4, तो x बराबर 28। तो x का भी मान आ गया। x और y क्या थे, पिता की वर्तमान उम्र थी x यानी 28 वर्ष थी, और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष यानी कि 4 वर्ष है, ठीक है। इसीलिए इसका 7 गुना ये है, तो लिखा गया पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना, है ना। अब फिर उसके बाद 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ये 2 साल का था, ये 2 वर्ष पहले 26 साल का था, तो 2 साल का 26 कितना गुना है, 13 गुना, इसीलिए कहा गया है 2 साल पहले ये 13 गुना थी, ठीक है। अब स्पष्ट हो चुका होगा। ऐसे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करिए, इसी क्वेश्चन को बिना देखे लगाइएगा आप, ठीक है। चलिए समीकरण अपने से बना लेंगे, हल कर लेंगे, उत्तर सही आएगा तो समझ लीजिए कि आपको कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ेंगे ये पहले लिख लेते हैं। अतः पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, जो लाइन माने रहते हैं ना वही अंतिम में लिखते हैं निष्कर्ष में, क्योंकि वही पूछा गया, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, x वर्ष का मान आ गया 28 वर्ष। फिर पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र
बराबर y वर्ष है, y का मान आ गया 4 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।